गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा जलयान के ऊपर। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसका संबंध कहीं ना कहीं बीएनएस की धारा 1 से भी है सर, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो पोत या विमान भारत में रजिस्टर्ड है, यदि उस पर अपराध किया जाता है तो इस प्रकार से माना जाएगा कि भारत में अपराध किया गया है। इसको मैं आपको संक्षिप्त में बता भी देता हूं, इसके बारे में जानकारी जो धारा 1 में दी गई है। धारा 1 जो बीएनएस की धारा है, आप जानते हैं ये बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो है कि 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है। इसमें कुल एक लगाए 358 धाराएं। उसमें जो धारा 1 है, ये चूंकि धारा 2 के जलयान से कहीं ना कहीं संबंधित है, इसलिए मैं धारा 2 की जलयान की परिभाषा बताने से पहले आपको ये धारा 1 के बारे में संक्षिप्त जानकारी में बता देता हूं। इसकी धारा 1 की उपधारा 1 में तो तारीख और प्रवृत्त होने के बारे में बताया गया। 5 में 4 में बताया है, भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय पूर्वक किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे संहिता के उपबंध के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत में किया गया हो। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि भारत से परे कोई अपराध किया गया है, भारत से परे, भारत में उसका विचारण भारत की विधि के अनुसार किया जा रहा है। भारत से परे कोई अपराध किया गया, भारत की विधि अनुसार उसका विचारण किया जा रहा है, तो भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए संहिता के उपबंध के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर ही किया गया हो। अब इसको उपधारा 5 में इसको क्लियरिफाई किया गया है। उसमें बताया गया है कि संहिता के उपबंध नंबर का, खा, गा, 3 इसमें स्टेप बताई गई, जिसमें का है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है। नंबर दूसरी स्थिति खा में भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा। तो पोत या विमान मतलब ये जलयान जो जल पे चलने वाले हैं, हवाई जहाज जो हवा में उड़ने वाले हैं, तो पानी पे चलने वाले और हवा पे जो उड़ने वाले जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, तो इन जो भारत में रजिस्ट्रीकृत हैं उनपे अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसके संबंध में इसमें बताया गया है। गा में भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध अगर किया जाता है तो किए गए किसी अपराध को भी ये लागू होगी। ये धारा 1 ये बता दी है। और स्पष्टीकरण में इसमें बताया है कि अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। ये बिल्कुल क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। इसको एक बेहद ही अच्छे उदाहरण के साथ समझाया गया है। मैं इस उदाहरण को जो बुक में दिया गया उसी उदाहरण को सर आपको बता रहा हूं मैं। का जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे हत्या करता है, नागरिक भारत का है, भारत से बाहर किसी की हत्या कर देता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। ये बिल्कुल इसमें स्पष्ट बताया गया है। और चूंकि भारत में रजिस्टर्ड पोत या विमान के संबंध में हम इस बारे में भी आपको मैंने जानकारी दे दी। चूंकि जलयान है तो जलयान की डेफिनेशन अपनी जगह है, लेकिन धारा 1 से भी कहीं ना कहीं संबंधित है। अब इसमें जो बुक में परिभाषा दी गई है सर जलयान की, मैं आपको बता देता हूँ। जलयान के अंतर्गत जो इसमें बताया गया है कि मैं बुक में से ही सर आपको पहले पढ़ के बता देता हूं और उसके बाद फिर जो इसकी डेफिनेशन है मैं आपको ई बुक में जो तैयार की गई उससे भी परिचित मैं आपको करा दूंगा। जलयान से कोई चीज अभिप्रेत है जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो। मतलब मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो, मतलब कोई प्रॉपर्टी या मानव इनके परिवहन के लिए जो बनाया जाता है उसको जलयान कहते हैं। इसको इंग्लिश में बताया गया है, यूजुअल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ और प्रॉपर्टी। ये सर बुक में परिभाषा दी गई है और इसी की परिभाषा को काफी सरल तरीके से उदाहरण के साथ मैंने ई बुक में तैयार किया है। उसमें हम चर्चा करेंगे कि जलयान क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी वैदिक परिभाषा क्या होगी। इसको कुछ उदाहरण भी मैंने जलयान के समझाने के लिए तैयार किए हैं, जैसे कि जहाज, शिप, नाव मतलब बोट, पानी का जहाज मतलब वाटर क्राफ्ट, और मल्टीपर्पज जलयान, इनका कानूनी महत्व क्या होगा और इसका उदाहरण और इसका निष्कर्ष, ये हम ई बुक में चर्चा करेंगे। बुक में से मैंने आपको परिभाषा बता दी। एक लाइन की परिभाषा है, बड़ी आसान और सरल है कि मानव या संपत्ति के परिवहन के लिए यदि कोई यंत्र बनाया जाता है, वो जो साधन होता है, तो उसको जलयान कहा जाता है। तो आइए सर आगे की जानकारी मैं आपको ई बुक में से देता हूं। उससे पहले मैं परिभाषा पे सर हम चर्चा कर रहे हैं, चूंकि धारा 2 में कुल 39 परिभाषाएं हैं
उसमें से जलयान भी एक परिभाषा है। इसमें लगभग 31 वीडियो अलग अलग परिभाषाओं के मैं मेरे बना चुका हूं और मेरे चैनल पर अपलोड हैं। जैसे ये सेपरेट वीडियो मैं जलयान पर बना रहा हूं, ऐसे हर परिभाषा पे मैंने एक वीडियो बनाया है सर, जो मेरे चैनल पर अपलोड है। और परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इन परिभाषाओं के मूल और महत्व को समझाने के लिए मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूं। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये बुक के प्रारंभ में दी ही इसलिए गई है कि बुक के अंदर जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल हो तो आप बुक के प्रारंभ में इसे समझ लें, ताकि अंदर जहां जहां इसका इस्तेमाल किया गया वह पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्यांश आपको आसानी से समझ में आ सके। कोर्ट में जज साहब के द्वारा भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक विधिक शब्द हैं ये, और इनकी परिभाषाओं को बड़े आसान तरीके से बताया गया है। मैंने ई बुक में भी तैयार किया है। और ये जो परिभाषा है, यदि आपने समझ ली तो पूरी बुक समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप चाहे सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या विधि के स्टूडेंट हो, या आप एडवोकेट हो, सभी के लिए बड़ी लाभकारी चीज है। क्योंकि ये धारा 39 पे मैं हर वीडियो, हर वर्ड पे एक वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कार्य हुआ, संशय हुआ, अपराध हुआ, कपट पूर्वक हुआ, कूट रचना हुआ, इन सब पे तकरीबन 31 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। और ये पूरी सीरीज 39 शब्दों की जैसी पूरी होगी तो मैं अगला टॉपिक लूंगा। तो आइए सर, हम बिना देरी करे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको ई बुक के अंदर से मैं जानकारी देता हूं, आप ई बुक से परिचित भी हो जाएंगे कि ई बुक के अंदर आखिर लिखा क्या है। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, 32वें नंबर की परिभाषा है सर, ये 39 शब्दों में। अब 32 के बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, सिर्फ 7 परिभाषाएं और बचेंगी। उसके बाद ये हमारी धारा 2 कंप्लीट हो जाएगी। धारा 2 पे हर परिभाषा पे मैंने एक वीडियो बनाया है, डिटेल के साथ, उदाहरणों के साथ समझाते हुए बनाया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये जो आप देख रहे हैं, अब हम जलयान पे चर्चा करेंगे कि इसकी विधिक परिभाषा क्या होगी। बुक में जो परिभाषा दी गई है वो मैंने आपको पढ़ के बता दी, और उसी का इंटरप्रिटेशन समझाने के लिए, एक मार्गदर्शन के लिए मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक के अंदर से देता हूँ। ये ई बुक ही है, आप इसको ध्यान से देख लें। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है और आप इसको परचेस करते हैं तो यही सामग्री आपको उसमें भी प्राप्त हो जाएगी। धारा 2 के अनुसार जलयान का अर्थ किसी भी प्रकार के जल परिवहन साधन से है, जो जल में तैरने और यात्रा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तैरने और यात्रा मतलब वो पानी के ऊपर तैरता है, यात्रा उसमें की जाती है। मतलब पानी के ऊपर या पानी के अंदर भी, पनडुब्बी भी है, वो भी जल के अंदर ही चलती है, चाहे ऊपर चले या नीचे चले, है तो जल के अंदर ही। भारत में रजिस्ट्री कर अगर है, उस पर भी कोई अपराध किया जाता है तो धारा 1 के तहत वो माना जाएगा। यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें जहाज, नाव, बोट, पानी के जहाज आदि शामिल हैं। ये सभी जलयान सामान्यतः किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे माल या लोगों का परिवहन करना। जैसा कि बुक में भी बताया गया है कि माल या प्रॉपर्टी, इसके परिवहन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे जलयान कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण भी मैंने तैयार किए हैं सर, जिसमें नंबर 1 उदाहरण पे हम चर्चा करेंगे शिप, जिसको हम जहाज भी कहते हैं। बड़ी आसान परिभाषा है सर, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको समझाने के लिए उसको एक रूप तो देना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक रूप दिया उसको आपको समझाने के लिए। जिसमें समुद्र या बड़े जल मार्गों पर यात्रा करने के लिए प्रयुक्त विशाल जलयान, जिसे बड़े पैमाने पर माल या यात्रियों को परिवहन के लिए डिजाइन किया जाता है। उदाहरण ट्रांसपोर्ट शिप, और व्यापारिक माल जो एक देश से दूसरे देश में लाता ले जाता है, तो ये जलयान हो गया सर। जहाज हो गया, ये जलयान के अंतर्गत ही माना जाएगा। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं सर, बोट, जिसको हम नाव भी कहते हैं। ये जलयान से छोटी होती है, छोटी जलयान भी कहा जाता है इसको, छोटी जलयान, जिनका उपयोग नदियों, झीलों या तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण पार्टी बोट, जो पर्यटन स्थल पर लोगों को ले जाती है। मछली पकड़ने की नाव भी आप इसको कह सकते हैं, ये भी जलयान के अंतर्गत ही मानी जाएगी। पानी का जहाज, वाटरक्राफ्ट जिसको कहते हैं, यह भी एक प्रकार का जलयान होता है, जिसका उपयोग समुद्र, नदी या झील में यात्रा करने के लिए किया जाता है। उदाहरण याट, केनो और सर्फ बोर्ड। ये तीसरा उदाहरण हो गया सर हमारा। चौथा उदाहरण हम देखते हैं इसमें मल्टीपर्पज जलयान। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया जाता है, मल्टीपर्पज, जैसे माल ढुलाई, पर्यावरण सेवाएं, खोज और बचाव कार्य। उदाहरण रेस्क्यू बोट, जो समुद्र में आपातकालीन परिस्थितियों में उपयोग होती है। ये तो सर उदाहरण हो गए। अब इसका कानूनी महत्व क्या होगा, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। परिवहन का प्रमाण नंबर 1 है, जलयान को कानूनी रूप से एक परिवहन साधन के रूप में माना जाता है, जो माल और यात्रियों के सुरक्षित परिवहन का प्रमाण प्रदान करता है। यह नियमों और प्राधिकृत लाइसेंसों के तहत संचालित किया जाता है। ये इसका
प्रमाण हो गया सर, कानूनी महत्व में नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है विमानन और शिपिंग कानून। जलयान के संचालन और इसके संबंधित कानूनी मामलों जैसे माल ढुलाई, सुरक्षा, समुद्री यात्रा दुर्घटनाओं आदि के लिए समुद्री कानून और विमानन नियम लागू होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र में यात्रा करने वाले जहाजों पर विमानन बिल ऑफ लैंडिंग लागू होता है। तो ये अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट आप देख रहे हैं, जो सड़कों पर जो वाहन चलते हैं तो उनके लिए मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है। यदि उन वाहनों से कोई दुर्घटना होती है तो एक्सीडेंट क्लेम बीमा किस प्रकार से लगाया जाएगा, 165 मोटरयान के तहत। उसी प्रकार से समुद्र के जो नियम है वो बनाए गए हैं, उसका ला एक अपने आप में बनाया गया है, तो उसी के तहत दुर्घटनाओं में उनकी क्या भूमिका होगी इस पर प्रकाश डाला गया है। इसका तीसरा उदाहरण है समुद्री दुर्घटनाओं में इनकी भूमिका क्या होगी। जब जलयान किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो समुद्री कानून के तहत कानूनी दावों और मुकदमों का प्रबंधन किया जाता है। इसमें माल और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जिस प्रकार से सड़क पे चलने वाले वाहनों का नियम और कानून है, इसी प्रकार से पानी के अंदर पानी पर चलने वाले जो जलयान होते हैं उनका भी नियम और कानून अलग से बनाया गया है। वाणिज्यिक और परिवहन कार्य क्या होगा सर इसमें। जलयान का उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि माल की ढुलाई, मछली पकड़ना या पर्यटन, इन तीनों कार्यों के लिए। इन कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले कानूनी समस्याओं का निपटारा वाणिज्यिक और परिवहन कानूनों के तहत किया जाता है। तो ये सब जलयान के अंतर्गत आते हैं। इसको एक अच्छे सरल उदाहरण के साथ भी मैंने समझाने की कोशिश की है, उदाहरण भी पढ़ के मैं आपको बता देता हूं। जलयान या यात्रा या परिवहन साधन होते हैं जो जल में तैरने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। यह कानूनी रूप से एक परिवहन वाहन के रूप में जाना जाता है और इसका संचालन विभिन्न समुद्री और जल मार्गों पर होता है। जैसे एक देश से दूसरे देश में सामान को ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका उपयोग होता है, व्यापार में भी इसका उपयोग होता है, यात्रियों को भी लाने ले जाने के लिए इसका उपयोग होता है। जब हवाई जहाज का इजाद नहीं हुआ था तो समुद्र के जहाजों के द्वारा एक देश से दूसरे देशों में जाया जाता था। इसका निष्कर्ष है सर जो तैयार किया गया है कि जलयान एक ऐसा परिवहन साधन है जिसे पानी में यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। इसमें जहाज, नाव, पानी के जहाज और छोटे जलयान आते हैं। जलयान का उपयोग माल और यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है। यह समुद्री कानूनी और शिपिंग विधियों के तहत नियंत्रित होता है। वैसे ये बड़ी आसान परिभाषा है, आप सभी लोग जानते हैं इस परिभाषा को, तो लेकिन इसको इतने अलग अलग उदाहरणों के साथ मैंने आपको समझाया है ताकि ये चीज आपको और आसानी के साथ समझ में आ सके। क्योंकि बुक में जो एक लाइन दी गई थी कि मानव और प्रॉपर्टी के परिवहन के लिए जो उपयोग में किया जाता है उसको जलयान कहा जाता है। लेकिन जलयान क्या क्या होंगे, कितने प्रकार के होंगे, किस प्रकार से होंगे, उसमें क्या कानून लागू होंगे, ये सब मैंने इस बुक के अंदर आपको पढ़ के बताया है। तो अब हमारा आज का जो वीडियो है सर, इसके ऊपर तो मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा स्वेच्छा। ये 33 नंबर की परिभाषा है बीएनएस की धारा 2 की, कि स्वेच्छा का अर्थ क्या होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। और ये जो मैंने आपको जानकारी दी है सर ई बुक के अंदर से दी है, ई बुक से भी आपको परिचित करा देता हूं मैं। इसका टाइटल में स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूं मैं। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या। तकरीबन मुझे गिनती तो परफेक्ट नहीं याद है, लेकिन हाँ 50 से ऊपर पन्नों में लिखी गई है सर ई बुक, 50 या 65 पन्नों में लिखी गई है ई बुक। और इसकी जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां से वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वेबसाइट पे बाय नाउ का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। स्टोर पर पहुंचने के बाद फिर एक बाय नाउ का बटन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप भुगतान करके इसको खरीद सकते हैं। 199 रुपीज मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। मेरे कई व्यूअर्स का कहना था कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं तो उसका पीडीएफ भी आप हमें उपलब्ध कराए। तो ये पीडीएफ मैंने इस तरीके से उपलब्ध करा दिया है, जिनको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में तो मैंने आपको इस टॉपिक पे मुकम्मल जानकारी दे दी है। और इससे हटके भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड। 1 घंटे का वीडियो ट्रेनिंग का मेरे द्वारा बनाया गया है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मेरे कई व्यूअर्स ने कहा था कि सर अब नोटरी की सील किस प्रकार से लगाई जाएगी, टिकट कहाँ लगाए जाएंगे, कौन सी सील कहाँ लगाई जाएगी, शपथ पत्र पे कितनी तरीके की सील लगाई जाएगी, अनुबंध पत्र पे कितनी तरीके की सील लगाई जाएगी, सब पे आप वीडियो बनाए। तो मैंने वो वीडियो बना दिया है। उस वीडियो में शपथ पत्र पर लगने वाली कुल 6 सीलें, अनुबंध पत्र पर लगने वाली कुल 10 सीलें, उसकी पूरी ट्रेनिंग जो मैंने मेरे सीनियर अधिवक्ता से ली थी उसका 1 घंटे का वीडियो ट्रेनिंग मैंने बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोड है। आप पूरे ध्यान से उस वीडियो को देखें तो नोटरी करने की पूरी प्रक्रिया आपकी समझ में आ जाएगी। टिकट कहाँ लगाए जाएंगे, कितने के टिकट लगाए जाएंगे, किस प्रकार से लगाए जाएंगे, ये सारी जानकारी मेरे द्वारा उसमें दी गई है। और उसकी ई बुक भी मैंने तैयार की है,
और इस ई बुक में इन सीलों के प्रोफार्मे को भी उस ई बुक के अंत में मेरे द्वारा लगाया गया है, ओरिजिनल प्रोफार्मे को, जो मैंने जिससे मैंने सील को बनवाई थी उन्हीं से मैंने उसको मंगवाया और उस ई बुक के अंत में लगा दिया है। यदि आपको इस प्रोफार्मे की आवश्यकता है तो आप उस ई बुक में देख सकते हैं। इसी प्रकार से नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम क्या होंगे, इस पे भी मेरे कई व्यूअर्स ने सवाल किया था, तो उस पे भी मैंने 1 घंटे का पूरा डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोड है। वो फार्म XV जो है कि धारा 15(2)E और नियम 11(2), ये जो है कि इसके तहत वो पूरा प्रोफार्मा जो दिया गया था और उसमें कुल 11 जो कॉलम होते हैं वो 11 कॉलम भी इस प्रोफार्मा में है। इस ई बुक के अंदर आपको सारी सामग्री मिल जाएगी। इन कॉलमों में क्या क्या लिखना है, क्या एंट्रीज करना है, किस प्रकार से एंट्रीज करना है, क्या एंट्री गलत करने के क्या नुकसान है, सही एंट्री किस प्रकार से की जाएगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मेरे द्वारा दी गई है। ये भी 1 घंटे का वीडियो जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, ये मैंने अभी वर्तमान में बनाए हैं, जो मेरे कई व्यूअर्स को इसमें परेशानी जा रही थी। और जिन अधिवक्ता साथियों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त नहीं हुआ है तो आप भी निश्चिंत रहें, आप सभी को हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है। सिर्फ वेरिफिकेशन की प्रोसेस जारी है और वो जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस में आपसे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपको सीओपी या तो आपकी ईमेल पर भेज देंगे, या नोटरी सेल पोर्टल जो बनाया है, वेलकम नोटरी पोर्टल, उस पर आप देख सकते हैं, उसमें भी हो सकता है। और उसके बाद जब आपको जैसे सीओपी प्राप्त होगा तो नोटरी का कार्य कैसे प्रारंभ करेंगे, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और ई बुक भी बनाई है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। बड़ी आसान प्रोसेस है। उसमें एक आवेदन 3 आवेदन तैयार होंगे, चालान भरा जाएगा, उसमें क्या प्रोसेस होगी पूरी जानकारी ई बुक के अंदर भी दी हुई है और वीडियो के अंदर भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पर वो मौजूद है। इसी प्रकार से मेरे कई नोटरी एडवोकेट्स को ये प्रॉब्लम जा रही थी कि जेएमएफसी के द्वारा जो एफिडेविट सत्यापित करके दिया गया था उसमें कई डिफेक्ट निकाले गए थे, तो वो उसकी एक आइडियल ड्राफ्ट क्या होगी जेएमएफसी एफिडेविट की, तो उसकी एक आइडियल ड्राफ्ट तैयार करके मैंने उस पर एक वीडियो और ई बुक दोनों तैयार की है। एफिडेविट की आइडियल ड्राफ्ट मैंने ई बुक के अंदर दी है। उसमें जो है कि पिता को संदर्भित करके जो प्रॉब्लम जाती है, नाम सरनेम मिसमैच की, उसको अलग के लिए स्पष्ट किया है। और जो नोटरी अधिवक्ता महोदय के नाम सरनेम में जो मिसमैच जाता है उसको लेकर अलग मैंने स्पष्ट किया। 4 कॉलमों में इसको स्पष्ट किया और एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने तैयार की है। वो आइडियल ड्राफ्ट मेरे कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस आइडियल ड्राफ्ट का उपयोग मैंने खुद ने भी किया और सफलता प्राप्त हुई और सीओपी मुझे मिला। वो मेरे यहाँ के जो अन्य अधिवक्ता साथी उन्होंने भी उस ड्राफ्ट का उपयोग किया और उनका भी नोटरी सेल के द्वारा उस ड्राफ्ट को मंजूर किया गया और उनको भी सबको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो चुका है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि वो ड्राफ्ट आप, कई बार क्या होता है कि हम भूल से बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं। अभी हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं, उनका मेरे पास फोन भी आया था हरियाणा के, तो उन्होंने जो है कि डबल से जो उनको डिफेक्ट निकाला गया तो उसमें काफी कुछ गलतियां कमियां कर दी, कुछ चीजें छोड़ दी। तो मेरे द्वारा उनको यही बताया गया है कि आप या तो आप स्वयं सावधानी के साथ तैयार करें, और यदि आप सावधानी से एफिडेविट तैयार करने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं तो मेरे द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार की गई आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, आप सभी एडवोकेट हैं, उसमें आप अपने माइंड का भी अप्लाई कर लें। कुछ घटत और बढ़त आपको लगती है तो अपने हिसाब से उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैंने लगभग सभी कॉलमों को तैयार करके उसमें तैयार किया है। और उसका जो वीडियो उसमें किस प्रकार से वो एफिडेविट की ड्राफ्ट को जो नोटरी सेल के द्वारा दी गई है उसको मिस्टेक को दूर किया जाएगा, पूरी बारीकी से जानकारी दी है, वो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ये बीएनएस पे हमारी जो सीरीज चल रही है धारा 39 पे, सॉरी 39 परिभाषाओं पे, तो आज उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। और इस प्रकार से मैंने वीडियो में आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।